गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नीरज हुआ और मैं पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन की दुनिया में जीएस पढ़ा रहा हूँ, जनरल स्टडी पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। ये मेरा चैनल नहीं है, हम सभी का चैनल है। ये हम सभी का चैनल मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये थोड़ी देर में स्पष्ट कर दूंगा आपको। देखो, पहला चीज़ आप ये समझ लेना, हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पहले आज चूँकि मेरा ये पहला वीडियो है, आप पहला चीज़ ये समझ लो कि मैं ऑनलाइन की दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या वजह है और मेरा उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई भी काम मैं बिना उद्देश्य का नहीं करना पसंद करता हूँ। तो ऑनलाइन की दुनिया में आने के पीछे का भी मेरा कुछ उद्देश्य है, वो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तो पहला चीज़, मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे बेइंतहा प्यार किया और बहुत रिस्पेक्ट दिए, जो सोच से भी बढ़कर है। एक तो उनको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आप जिस फील्ड में जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, जल्दी सक्सेस करो, और जो सक्सेस कर चुके हैं वो देश का नाम रोशन करो। उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप सिस्टम में जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करना, देश के लिए काम करना, इंटीग्रिटी बनाए रखना। इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सत्यनिष्ठ बने रहना हमेशा। चलो खैर, अब देखो मैं ऑफलाइन की दुनिया में ऑनलाइन की दुनिया में क्यों आ रहा हूँ, इसका क्या वजह है। तो एक तो वजह ये है कि गुरु जिसे हम कहते हैं, गुरु का अर्थ होता है जो आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। गुरु अब गुरु रहे नहीं, गुरु अब टीचर हो चुके हैं। और गुरुकुल अब गुरुकुल रहा नहीं, गुरुकुल अब इंस्टीट्यूशन हो चुका है। और इंस्टीट्यूट ये सब जो चलाने वाले लोग हैं, ये इनमें पूंजीवादी मानसिकता, कैपिटलिस्ट सोच, ये सब चीज़ हावी हो चुका है, जिसमें सिर्फ कैसे पैसा कमाया जाए। एजुकेशन का मतलब होता है जी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन आप दीजिए। और पूंजीवादी मानसिकता अगर हावी होता है एजुकेशनल इंडस्ट्री में, तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव के हिसाब से ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। ये डिक्लाइन हो रहा है एजुकेशन का। दूसरा चीज़, मेरे इस ऑनलाइन की दुनिया में आने के पीछे एक और कारण ये है कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है, बड़ा समृद्ध इतिहास है, जो अपने ज्ञान के लिए जाना गया है, और भी बहुत कुछ के लिए जाना गया है, लेकिन मुख्यतः ज्ञान के लिए जाना गया है। और उस जो हमारे पूर्वज ने हमें देकर, वो जो हम लोग को एक विरासत, एक बहुत बड़ा विरासत छोड़कर गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसको बरकरार रखा जाए। क्योंकि इधर से मुझे दिख रहा है कि उसका डिक्लाइन हो रहा है, और जब डिक्लाइन हो रहा है तो हम जैसे शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि उसको बचाया जाए और आगे का जनरेशन आगे तक उसको पहुँचाया जाए, और सही शिक्षा सही लोगों तक पहुँचे। तो ये चैनल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। ये चैनल बनाने के पीछे मेरा कारण ये भी है कि जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो भी इस चैनल को देख सकते हैं। हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग, है ना, हर टाइप्स के लोग इस चैनल को देख सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं स्टडी से रिलेटेड बात तो हमेशा करूँगा ही। वो तो मेरा सब्जेक्ट ही, कोर सब्जेक्ट जो मेरा जीएस है, उसमें तो हम लोग हमेशा इसमें बात करेंगे। पहले मैं एक बार ये स्पष्ट कर दूं, फिर मैं बताऊंगा जीएस में मैं क्या क्या चीज़ इसमें दूंगा। पहले समझ लो कि ये चैनल किसके किसके लिए है। इसके अलावा उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें धर्म में बड़ा रुचि है, फिलॉसफी जो दर्शन है, दर्शन में बड़ा रुचि है, या वर्ल्ड रिलीजन को वो जानना चाहते हैं, इस तरह का तमाम टॉपिक है ना। और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसका रियल मीनिंग नहीं पता है। मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ पे वीडियो बनाऊं और आपको सही उसका मीनिंग और सही मायने, उसका क्या मायने था, उसका उद्देश्य क्या था उस चीज़ का, वो आप तक पहुँचाऊँ। और ये मैंने आपको शुरू में बोला कि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल हम सभी का है। हम सभी का है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। आपको अगर लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि समझ से बाहर आ रहा है, या फिर उतना समझ नहीं आ रहा, वह उतना क्लियरिटी नहीं है, तो आप उस टॉपिक को लिखकर कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मतलब एक तरह से आप सवाल करना, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। जितना भी मेरे पास अल्प ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो भी मैंने अध्ययन किया है और जो भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पर बिलीव हमेशा करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई अध्ययन ये हमेशा जारी रहना चाहिए, आजीवन, क़यामत तक, है ना, कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जितना भी जो भी टॉपिक होगा आप उसको दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। इसके अलावा मेरे जनरल स्टडी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो कॉम्पिटिटिव की दुनिया में है और कंपटीशन का तैयारी करे, उनके लिए ये चैनल काफ़ी लाभदायक रहेगा, खास करके इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मेरा जनरल स्टडी का कंटेंट है वो तो जाएगा ही। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो आईएएस और पीसीएस का तैयारी करे स्टूडेंट्स, है ना, जो सिविल सर्विसेज का तैयारी करे, उनको बहुत फ़ायदा करेगा ये चैनल।
और दूसरा चीज़ इसके अलावा जो एसएससी का तैयारी करे या दारोगा का तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी जो सीटेट क्वालिफाई है बिहार में, तो आपको पता है कि बीपीएससी अब उसका एग्ज़ाम लेने वाला है। तो आपको पता है कि बीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया, उसमें 150 मार्क्स का जीएस है। तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो भविष्य के शिक्षक बनने वाले हैं बिहार में, तो उनको भी ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। और हर तरह का मैं इसमें कोर्स को डिज़ाइन करूँगा और जैसे जैसे आगे इसमें हम लोग काम करेंगे, आप और हम मिलकर, है ना, जो भी रहेगा हम आप मिलकर ही इस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखो, ये मेरा इस चैनल में के पीछे आने का उद्देश्य था। चलो अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने 4 टर्म वहाँ पे लिखा है। एक है बिल, एक है एक्ट, एक है ऑर्डिनेंस और एक है लॉ, कानून, जिसे कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं। बड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ है ये। मैं जानबूझकर इस टॉपिक को चुना हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग एक्ट को ही लॉ, लॉ को ही एक्ट, है ना, वो हमेशा। और एक्ट और लॉ में आप पूछना कि इसमें अंतर क्या होता है, तो बेसिक अंतर लोगों को पता नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये बेसिक अंतर पता हो कि लॉ में और एक्ट में क्या अंतर होता है, बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है, एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या अंतर होता है ना, ऑर्डिनेंस एंड लॉ में क्या अंतर होता है। ये अंतर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। आप बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और क़यामत तक आपको याद रहेगा। तो देखो, ये क्या है, पहला चीज़ समझना, बिल क्या होता है। आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जहाँ पे कानून निर्माण होता है, उस जगह पर कोई भी प्रपोजल जब आता है, नया कानून बनाने के लिए जब हम प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, उसी प्रस्ताव को हम लोग क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। और आपको पता है कि बिल जो है वो एक्ट से पहले का चीज़ है। पहले बिल आएगा फिर एक्ट आएगा, ना कि पहले एक्ट आएगा फिर बिल आएगा, है ना। पहले क्या आता है, बिल आता है। तो जो प्रपोजल को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिल कहते हैं। बिल जो होता है वो प्रभावी नहीं होता है ना। बिल आने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, बिल्कुल नहीं। बिल को क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा। अगर मैं पार्लियामेंट का बात करूं तो लोकसभा, राज्यसभा, दोनों हाउस से, किसी भी हाउस में बिल अगर आता है तो दोनों हाउस से आपको उसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सब चीज़ होता है। वो तो आप जब पॉलिटी पढ़ोगे मेरे से या फिर आप जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सब जब पढ़ोगे तो ये क्या होता है, जब तीनों रीडिंग से गुजरता है तो दोनों हाउस से जब बिल पास होता है और जब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं, तो बिल से क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो बिल ही जब प्रभावी रूप में आ जाता है तो उसको एक्ट बोलते हैं। मतलब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। तो एक्ट का मतलब हो गया अब ये अधिनियम बन चुका है, ये अधिनियम बन चुका है। हिंदी में बिल को विधेयक बोलते हैं, है ना, और एक्ट को अधिनियम बोलते हैं, ऑर्डिनेंस को अध्यादेश बोलते हैं और लॉ को कानून बोलते हैं। तो बिल समझ में आया, ये आप मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, ये तो आप जानते ही होंगे, बिल और फिर एक्ट, है ना। बिल से क्या बनता है, एक्ट बनता है। दूसरा चीज़, ऑर्डिनेंस क्या होता है। ऑर्डिनेंस, अच्छा, ऑर्डिनेंस से समझने से पहले एक चीज़ ये भी समझो आप कि मैंने बिल और एक्ट का जो बात किया, इससे पहले एक चीज़ और समझो, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। सरकार का 3 अंग होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। आपको पता है कि तीनों में क्या क्या होता है। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं, जुडिशरी को न्यायपालिका बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है लॉ मेकिंग का। वहाँ पे जो भी देश के लिए कानून बनता है वो लेजिस्लेटिव बॉडी में बनता है, या फिर किसी राज्य के लिए, किसी प्रोविंस के लिए अगर कानून बन रहा है, किसी, है ना, प्रांत के लिए कानून बन रहा है, तो वो भी लेजिस्लेटिव बॉडी में बनेगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, उसी बनाए हुए कानून को एग्जीक्यूट करना, लागू करना, इंप्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। तीसरा कि जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब आपको पता है, किसी के साथ अगर अन्याय हुआ तो उसको न्याय देने का काम करता है, जस्टिस देने का काम करता है, तो वो जुडिशरी बॉडी का काम है। तो पहला चीज़ जो मैंने आपको बताया, बिल और एक्ट। तो खास बात इसमें क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ध्यान देना इस चीज़ पे कि बिल और एक्ट में एग्जीक्यूटिव का कहीं भी कोई रोल नहीं है। बिल और एक्ट में किसका रोल आता है, लेजिस्लेटिव का रोल आता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि पार्लियामेंट में बिल पेश होगा, दोनों हाउस से पास होगा, और राष्ट्रपति भी आपको पता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। या फिर अगर स्टेट है तो गवर्नर होगा, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा से पास होके, अगर विधान परिषद है किसी हाउस में तो दोनों हाउस से पास होके गवर्नर साइन किया, और गवर्नर भी किसका पार्ट होगा, स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानमंडल होता है उसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो होता है, जो विधायिका होता है, उसने ही क्या किया, बिल बनाया, बिल लाया, और वही बिल से क्या बनाया, एक्ट बनाया। तो बिल और एक्ट बनाने में किसका रोल है,
तो लेजिस्लेटिव का। ये मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा आपको, बिल और एक्ट बनाने में लेजिस्लेटिव का रोल होता है। लेकिन अब जो अगला टॉपिक है आपका ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। ये अक्सर आप सुनते होंगे कि सरकार ने ऑर्डिनेंस पेश किया, अध्यादेश पेश किया। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बॉडी, अगर स्टेट का भी बात करें तो, अगर वो सेशन में नहीं है, सत्र में ना चल रहा हो और अचानक से कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाए, लग रहा है कि अभी ये तुरंत है ना कानून की ज़रूरत है और सत्र बुलाएंगे, सेशन आएगा, समय लगेगा, इसमें तात्कालिक ज़रूरत को पूरा करना है, तो ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत, एंड गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको आर्टिकल 213 के तहत, 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार है। ऑर्डिनेंस उसी तरह काम करेगा जिस तरह एक्ट काम करता है। याद रखना स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेंस सेम उसी तरह काम करता है जैसे कि एक्ट काम करता है। दोनों का ताकत में कोई कमी नहीं रहता है। जैसे एक्ट ताकतवर होता है जो पार्लियामेंट से पास होता है या लेजिस्लेटिव बॉडी से पास होता है, उसी तरह ऑर्डिनेंस भी काम करता है। अच्छा, अब ऑर्डिनेंस जो पेश किया जाता है, जब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं तो ऑर्डिनेंस ऑन द सजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पर पेश किया जाता है। और अगर गवर्नर ऑर्डिनेंस को पेश करते हैं तो वो भी अपने स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके सजेशन पर काम करते हैं। तो कुल मिला के सरकार जो होता है, एक तरह से देखा जाए तो वही ऑर्डिनेंस क्या करता है, लाता है, और वही तात्कालिक ज़रूरत जो भी है, जो भी कानून का ज़रूरत है, उस कानून को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, वहाँ पर लागू करता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये अंतर अब समझना। बिल और एक्ट में किसका रोल था, लेजिस्लेटिव का रोल था। क्लियर है, बिल और एक्ट में किसका रोल है, लेजिस्लेटिव का। ऑर्डिनेंस में किसका रोल है, तो एग्जीक्यूटिव का। याद रखना स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव भी एक्ट बनाता है, आपको दिख रहा है ये चीज, है ना। हो सकता है बहुत लोग पढ़ते होंगे लेकिन इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे कि एग्जीक्यूटिव भी क्या करता है, एग्जीक्यूटिव भी एक्ट बनाता है। और मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेंस और एक्ट जो होता है वो दोनों क्या होता है, एकदम बराबर पावर, एकदम एक्ट की तरह ही वो ऑर्डिनेंस क्या करेगा, काम करेगा, एकदम कानून की तरह ही वो काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है। तो आपसे अगर पूछा जाए एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या अंतर है, जबकि दोनों तो बराबर काम करता है, दोनों का पावर तो बराबर है, तो आप बताना एक्ट और ऑर्डिनेंस में अंतर यही है कि एक्ट को लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा एक्ट बनाया जाता है, जबकि ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखो सबसे मेन चीज कि लॉ क्या होता है ना, व्हाट इज लॉ, ये कानून क्या होता है। तो समझना स्टूडेंट, कानून क्या होता है, जो एक्ट है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा बनाया गया वो कानून है, जो ऑर्डिनेंस है वो कानून है। जुडिशरी अगर कोई डिसीजन देता है स्टूडेंट, मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है, कोई भी एक वर्डिक्ट आया है, तो वो भी क्या हो जाता है, लॉ हो जाता है। राइट टू प्राइवेसी है ना, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है राइट टू प्राइवेसी, वो भी क्या है, लॉ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस है ना 1973, उसमें वर्डिक्ट दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, लॉ हो जाएगा। कानून का मतलब ये मत समझना जो लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा पास किया होगा, नहीं। जुडिशरी भी अगर कोई डिसीजन देता है, न्यायपालिका जो है वो भी अगर कोई डिसीजन देता है, तो वो भी कोई वर्डिक्ट जारी करता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग लॉ कहते हैं। इवन सरकार अगर कोई है ना, सरकार अगर कोई बिना ऑर्डिनेंस जारी किए या फिर बिना लेजिस्लेटिव का सहारा, लेजिस्लेचर का सहारा लिए, बिना पार्लियामेंट का सहारा लिए अगर कोई नियम बनाता है, जैसे कोरोना पीरियड में नियम बना कि सभी को मास्क पहनकर चलना चाहिए, तो ये क्या है, ये लॉ है, ये भी लॉ है ना। ट्रैफिक का रूल को फॉलो करना चाहिए, ये क्या है, लॉ है ना। याद रखना स्टूडेंट, सरकार के द्वारा जो भी चीज़ का घोषणा किया जाता है वो लॉ होता है। सरकार के द्वारा देखो सिंपल सा बात, एक लाइन में आप इसको समराइज करो, लेजिस्लेटिव जो पास करता है, एक्ट पास करता है, वो भी लॉ होता है। एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डिनेंस जारी करता है वो भी लॉ होता है। जुडिशरी जो वर्डिक्ट देता है वो भी लॉ होता है। इसका मतलब लॉ का मतलब हो गया, लॉ एक व्यापक चीज़ है जिसमें सभी चीज़ समाहित हो जाता है। इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों चीज़ समाहित होता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा जितना बनाया गया नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, सारा चीज़ लॉ होता है, सारा चीज़ लॉ होता है। कि सरकार ने बोला कि लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, तो क्या है, लॉ है ना। तो आप राइट साइड से चल रहे तो लॉ का वायलेशन कर रहे हैं, समझ पा रहे बात, है ना। तो ये होता लॉ। तो स्टूडेंट ये बेसिक अंतर है इन चारों टर्म में। तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट रहा होगा आपको। और कैसा लगा वीडियो
आप बताना, और आपको किसी भी टॉपिक पर अगर ज़रूरत हो आप बताना कि आपको इस टॉपिक पर चाहिए वीडियो, और बीच बीच में मैं आते रहूँगा। और अभी चूँकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं क्या क्या भविष्य में क्या क्या चीज़ करने वाला हूँ, है ना, सारा चीज़ मैं धीरे धीरे आपको आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए, तब के लिए थैंक यू। ओके, थैंक यू।